हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए प्रैक्टिस नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए जो कि यूपी स्पेशल के हैं। आप उनको जरूर देखें। और ये यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा जिसका नाम है बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो दोस्तों, ये बहू बेगम का मकबरा जो है वो आपका अयोध्या में है। कहाँ पर है? अयोध्या, जिसका पुराना नाम फैजाबाद था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अयोध्या इज अ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फैजाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनकी बहू बेगम का जो मकबरा है ये है किनका, या यूं कहें नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का नाम क्या था। तो इनकी अगर बेगम का नाम की अगर हम बात करें तो उन्मातुज जोहरा बानो इनकी बेगम का नाम था। उन्मातुज जोहरा बानो इनकी वाइफ का नाम था। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और ये जो मकबरा है ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये जो है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये आता है। इस बात को याद रखेंगे। बट इस मकबरा का जो देख रेख है, इस मकबरा का जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो मैनेजमेंट बाई, इस मकबरा की देखरेख जो है वो शिया बोर्ड समिति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शिया बोर्ड समिति द्वारा इस मकबरे की देखरेख की जाती है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अयोध्या इज अ राइट आंसर। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ रुकना नहीं है। अब हम लोग जानेंगे अयोध्या के बारे में क्या और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करेंगे अयोध्या। अयोध्या, जिसको पहले फैजाबाद भी कहा जाता था। फैजाबाद। क्लियर? दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। अगर इसकी हम बात करें तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। इस बात को भी याद रखेंगे। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या क्या है दोस्तों? आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उन 18 मंडल में से यहाँ पर अयोध्या गलत लिख गया है, यहाँ पर अयोध्या हो गया था। ये आप यहाँ पर स्थिर से कर लेंगे। ठीक? तो ये आपका अयोध्या भी हमारा एक मंडल है। और अयोध्या मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत दोस्तों उत्तर प्रदेश के 5 जिले अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं ये हम लोग जान लेते हैं। एक दोस्तों अयोध्या स्वयं इसके अंतर्गत आता है। सुल्तानपुर अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका बाराबंकी, बाराबंकी इसके अंतर्गत आता है। अमेठी, अमेठी जिला जो है वो अयोध्या मंडल मंडल के अंतर्गत आता है। और एक आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर भी आपका अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। ये याद होने चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है कि अमेठी किस मंडल के अंतर्गत आता है। ऐसा इंडिविजुअल पूछा जा सकता है या पूछे जा सकते हैं मैचिंग में, है ना। अलग अलग जिले दे देंगे और उनके मंडल पूछते जाएंगे। तो हम लोगों को क्या है कि हर अप्रोच से हमें क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि दरवन झील कहाँ है, तो दोस्तों दरवन झील आपकी कहाँ पर है? दरवन झील जो है अयोध्या में है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। अगर आपसे पूछा जाए अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो गुड़ जो है, इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, हर एक जिले का अपना एक स्पोर्ट भी है। तो यहाँ का जो है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक? दोस्तों, यहाँ पर कुछ महोत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे कि आपका सरयू महोत्सव। सरयू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सरयू महोत्सव जो है दोस्तों अयोध्या में सरयू महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों दीपोत्सव महोत्सव भी मनाया जाता है। दीपोत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है परिक्रमा मेला। क्लियर? तो परिक्रमा मेला कहाँ लगता है?
अयोध्या में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है पॉइंट स्थान जिसको हम बोलते हैं भरतकुंड। अगर दोस्तों भरतकुंड पूछा जाए तो भरतकुंड कहाँ पर है? भरतकुंड आपका अयोध्या में, इस बात को याद रखेंगे। कुछ मंदिर यहाँ के देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करें रत्नागिरी मंदिर। तो रत्नागिरी मंदिर कहाँ पर है? रत्नागिरी मंदिर जो है दोस्तों अयोध्या में है। कनक भवन मंदिर इम्पोर्टेंट है ये, कनक भवन मंदिर पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो कनक भवन मंदिर आपका कहाँ है? कनक भवन मंदिर जो है अयोध्या में, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर राम कथा संग्रहालय, राम कथा संग्रहालय भी कहाँ पर है? आपका अयोध्या में। बाकी अयोध्या में राम मंदिर के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये तो सबको पता होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक राज्य क्रीड़ा संस्थान भी है, राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, विद्यालय क्रीड़ा इस तरह से लिखा आ जाएगा। संस्थान कहाँ है? वो आपका अयोध्या में, ये भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक पार्क है, मेमोरियल पार्क है, जिसका नाम है क्वीन हो मेमोरियल पार्क। तो क्वीन हो मेमोरियल पार्क कहाँ है? मेमोरियल पार्क ये आपका अयोध्या में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों? अयोध्या का जो एक हवाई अड्डा, अयोध्या में हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो पूछा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वो आपका यहाँ पर अयोध्या में, ये बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर बताएंगे आप? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका अयोध्या में है। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या में जो है फैजाबाद में जो किन को फांसी हुई थी? जब काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उसमें फांसी दी गई थी। तो अयोध्या में दोस्तों आपका अशफाक उल्ला खां को फांसी जो है यहाँ पर दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, ये पूछा जाता है हिस्ट्री का। तो अशफाक उल्ला खां को फांसी जो है वो कहाँ पर हुई थी? फैजाबाद में इनको फांसी दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, उधर जगह नहीं है, हम लोग बात करते हैं, हम लोग अयोध्या की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसका नाम है, इम्पोर्टेंट है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में, और इसकी स्थापना जो है 1975 को हुई थी, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न था। और बहु बेगम का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद में। और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाकर तैयार करने हैं। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किसकी मदद से उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना, जिसे हम कहें उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? दोस्तों ये जो है विश्व बैंक के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश इस परियोजना को लागू कर रहा है। कौन सी परियोजना है? उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना है। इंपॉर्टेंट है। कौन मदद कर रहा है? विश्व बैंक मदद कर रहा है। विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी, ठीक, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में विश्व बैंक के अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें तो अजय बांगा, ये गड़बड़ क्यों लिखा जा रहा है? अजय बांगा, क्लियर? अजय बांगा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। क्लियर? और इसके बाद ये क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एडीबी। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है?
इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं मसात्सुको असाकावा हैं। मसात्सुको आसाकावा जो हैं इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो कौन-कौन सी 2 महिलाएं रह चुकी हैं, ये हम लोग बात कर लेते हैं। एक दोस्तों सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दूसरी दोस्तों मायावती उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करें, ये कब से कब तक रहीं? दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1963 से आपका 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला फर्स्ट फीमेल सीएम है। क्लियर? इसी के साथ-साथ ये इंडिया की भी पहली हैं। ठीक? या यूँ कहें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। क्लियर? वहीं अगर हम मायावती की बात करें, तो मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट सीएम उत्तर प्रदेश के कौन है? उत्तर प्रदेश के अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए, तो गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इस बात को याद रखेंगे। और ये बने थे आपके 1 अप्रैल 1946 को बने थे और कब तक रहे थे? 27 दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत का अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो इनके दोस्तों जन्म की अगर हम बात करें, तो इनका जन्म जो है वो अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा। उस टाइम आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही तो पार्ट था और ये अल्मोड़ा है कहाँ? ये आपका उत्तराखंड में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में हुआ है और ये है कहाँ अब वर्तमान में ये यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड में है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? सिंगरौली में पाए जाते हैं, सिंगरौली। और ये सिंगरौली क्षेत्र है कहाँ पर? सिंगरौली जो है दोस्तों, ये सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। क्लियर? सोनभद्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों डायस्पोर एवं पायरोफ्लाइट डायस्पोर एवं पायरोफ्लाइट कहाँ पर पाया जाता है? पायरोफ्लाइट ये इसके भंडार जो हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम दोस्तों विंध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो विंध्य क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं? यहाँ पर दोस्तों एंडुलासाइट एंड कैल्साइट एंडुलासाइट और कैल्साइट के भंडार जो हैं वो आपके विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सोनभद्र के बारे में, क्या और पॉइंट मान सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, वो है आपका सोनभद्र। वो 4 राज्य कौन-कौन से हैं? जिनमें से आपका एक मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। सोनभद्र में दोस्तों एक जगह का नाम है जिसका नाम है रेणुकूट। रेणुकूट में क्या है?
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम की एक इंडस्ट्रीज है जिसका नाम है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को इंडस्ट्री कहाँ पर है? इंडस्ट्रीज आपका जो है कहाँ पर है? ये आपका रेणुकूट में है। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अगर आपसे पूछा जाए गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ पर है, तो वो आपका रेणुकूट में कहाँ पर है? सोनभद्र में। सोनभद्र में दोस्तों आपका गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ पर है? आपका सोनभद्र में। और ये किस प्रकार का जलाशय? ये आपका कृत्रिम जलाशय है। और ये किस नदी पर बना है, ये पूछा जाए तो दोस्तों ये रिहंद नदी पर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? वो आपका सोनभद्र में। इस बात को याद रखेंगे। क्षेत्रफल के मामले में भी है और आपका परसेंटेज के मामले में भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम वन क्षेत्र पूछा जाए तो सबसे कम, अगर आपको सर्वाधिक याद है तो यहीं पर आपको सबसे कम भी जानना होगा। सबसे कम वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? भदोही डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे कम वन क्षेत्र है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर और क्या पॉइंट बन सकता है? यहाँ पर दोस्तों सीमेंट कारखाना है। सीमेंट कारखाना कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? सीमेंट कारखाना जो है वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। और वो कहाँ पर, जो दो जगहों का नाम है चुर्क एंड डला। चुर्क एंड डला नाम के दो स्थान है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपका सीमेंट कारखाना है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है कन्हर बांध। कन्हर बांध कहाँ है? कन्हर बांध याद रखेंगे, ये आपका सोनभद्र में। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सोन महोत्सव। क्लियर? सोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका सोनभद्र में मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सोनभद्र से रिलेटेड। तो कॉलेज का क्षेत्र कहाँ पर भंडार पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ढोला लोकगीत जो है वो कहाँ पर लोकप्रिय है? आगरा मेरठ का है, इलाहाबाद कानपुर में है, गोरखपुर जौनपुर में या लखनऊ सहारनपुर में है। तो ढोला लोकगीत जो है दोस्तों आपका आगरा और मेरठ का लोकप्रिय लोकगीत है। ठीक है। तो ढोला गीत कहाँ का है? आगरा मेरठ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम थोड़ा पॉइंट जानेंगे आगरा के बारे में, जानते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे मेरठ के बारे में। आगरा की अगर हम बात करें तो दोस्तों आगरा में आप याद रखेंगे कीठम ताल। कीठम ताल कहाँ है? पूछा जाता है कीठम ताल। कीठम ताल जो है आपका आगरा में है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों सुर सरोवर झील पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है सुर सरोवर झील कहाँ है? सुर सरोवर झील जो है आपका आगरा में। यहाँ पर एक सुलयकुल महोत्सव भी मनाया जाता है जिसका नाम है सुलयकुल महोत्सव। सुलयकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का एक महोत्सव है। तो जो है आपका सुलयकुल महोत्सव। सुलयकुल महोत्सव कहाँ पर है? आगरा का एक महोत्सव है। यहाँ पर दोस्तों आपका कैलाश मेला भी मनाया जाता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला, कैलाश मेला दोस्तों आगरा में लगता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्थान भी है जिसका नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान जिसका नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में। बाकी आगरा में ताजमहल है, लाल किला है ना, ये तो आपको पता है। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर है? एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? एतमा उद्दौला का मकबरा, उद्दौला का मकबरा, मकबरा ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों? बाकी यहाँ पर नेशनल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर ही दोस्तों एक और मेला लगता है जिसका नाम है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर है? ये आपका आगरा में लगता है। इस बात को याद रखेंगे। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर पूछा जाए तो कहाँ पर है? नेशनल पैराशूट
ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये आपका आगरा में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बाकी यहाँ पर सेंट्रल लेप्रोसिस इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? आगरा में है। ये कुछ पॉइंट आगरा से रिलेटेड याद रखेंगे। क्लियर? अब हम थोड़ा जान लेते हैं, मेरठ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आएगा, भले ही एमसीक्यू फॉर्म में, लेकिन हम कॉन्सेप्ट डेवलप कराते हुए चल रहे हैं। हम लोग बात करेंगे अब मेरठ की। मेरठ दोस्तों जो है, मेरठ में आप याद रखेंगे, मेरठ में आपका भारतीय स्टील रोलिंग मिल है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में भारत स्टील रोलिंग मिल, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपका कहाँ है? मेरठ में है। बाकी यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर कारखाना है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह ट्रांसफार्मर कारखाना है, एक आपका झांसी में है, दूसरा जो है आपका ये कहाँ पर भी है? ये आपका झांसी में भी है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल पोटैटो पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ठीक। केंद्रीय आलू अनुसंधान का एक स्टेशन एक कहाँ पर है? मेरठ में है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, इम्पोर्टेंट है। सरदार पटेल कृषि, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में है, ये कई बार पूछा जा चुका है। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मेला पूछा जाता है जिसका नाम है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला दोस्तों जो है आपका मेरठ में लगता है। यहीं पर एक और मेला लगता है जिसका नाम है सरधाना मेला। सरधाना मेला कहाँ लगता है? आपका मेरठ में लगता है, ठीक। मेरठ में एक हड़प्पा कालीन स्थल है, एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? ये आपका मेरठ में है, और ये कहाँ, किस सभ्यता का है? ये आपका हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हड़प्पा ये पूछा जाता है डायरेक्ट। इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पर खेल सामान यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, खेल का सामान के लिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? मेरठ में है। टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और मेरठ जो है कैंची का प्रमुख उद्योग केंद्र, कैंची का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में उद्योग, कैंची का प्रमुख उद्योग केंद्र ये कहाँ है? इस बात को याद रखेंगे, ये आपका मेरठ में है। क्लियर? बाकी और आगे डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका आंसर क्या कर दिया हम लोगों ने? टिक कर दिया। हाँ, मेरठ और आगरा जो है ढोल लोक नृत्य के लिए फेमस है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल, इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल जो है वो जैन धर्म के लिए भी फेमस है और बौद्ध धर्म के लिए भी फेमस है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में जो जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के लिए फेमस है। अगर हम कौशाम्बी की अगर बात करें, ये किस नदी के किनारे है? कौशाम्बी जो है दोस्तों आपका यमुना नदी के किनारे है, इस बात को याद रखेंगे। कौशाम्बी किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? कौशाम्बी दोस्तों हम अगर प्राचीन इतिहास में देखें तो हमारे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी जो था वो राजधानी थी महाजनपद की वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद। क्लियर? हमारे टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, और यूपी में इसके 8 महाजनपद तो यूपी से ही थे। इन 16 महाजनपद में 8 महाजनपद यूपी से थे, इस बात को याद रखेंगे। जिसमें से आपका वत्स महाजनपद भी उत्तर प्रदेश का था, और इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों कौशाम्बी जन्म स्थल है किनका?
यहाँ पर दोस्तों घोषिताराम का जन्मस्थल है, या यहाँ पर हम कहें घोषिताराम विहार कहाँ पर है? ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो घोषिताराम विहार कहाँ पर है? घोषिताराम विहार जो है आपका कौशाम्बी में, इस बात को याद रखेंगे। कौशाम्बी दोस्तों किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो कौशाम्बी अगर मंडल की अगर हम बात करें, तो ये दोस्तों प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है कौशाम्बी? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर जन्म हुआ था किन-किन महान व्यक्तियों का यहाँ पर जन्म हुआ था, ये देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों संत मलुकदास का जन्म हुआ था, संत मलुकदास इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो संत मलुकदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पद्मप्रभ का जन्म हुआ था, पद्मप्रभ। ये पद्मप्रभ कौन है? ये आपके जैन तीर्थंकर हैं। जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ का जन्म जो है कौशाम्बी में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? और कौशाम्बी में और क्या, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है अलवारा झील। अलवारा झील कहाँ है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो अलवारा झील जो है आपकी कौशाम्बी में है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी अगर हम कौशाम्बी की अगर हम बात करें, कौशाम्बी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? कौशाम्बी का दोस्तों केला, या यूं कहें खाद्य प्रसंस्करण। केला एक क्या है? एक खाद्य प्रसंस्करण है। ये यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ का एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर एक इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पर इंडो इज़राइल इज़राइल इज इज़राइल यहाँ बोल रहे हैं, इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। ठीक, वेजिटेबल्स के लिए यहाँ पर इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। और कौशाम्बी में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। क्लियर? तो इसको थोड़ा साइड में करते हैं, एक दो पॉइंट और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी में और क्या है? यहाँ पर दोस्तों 51 फीट ऊंची, इम्पोर्टेंट है, 51 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है। किनकी? बुद्ध की प्रतिमा। बुद्ध की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, और जो कि 51 फीट ऊंची है, और ये किस मुद्रा पर है? ये ध्यान मुद्रा पर, एक यहाँ पर इनकी ध्यान मुद्रा पर है, और बुद्ध जी यहाँ पर इनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है। बाकी कौशाम्बी में कड़क साह बाबा की मजार इंपॉर्टेंट है। कड़क साह बाबा, कड़क साह बाबा की मजार कहाँ पर है? कड़क साह बाबा की मजार जो है वो आपकी कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में दोस्तों आपका दिगंबर जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। क्लियर? दोस्तों हो सकता है आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप एक बार हम आपसे विश्वास करके एक बार 1-2 वीडियो का नोट्स बना लीजिए। जब दोबारा आप अगले प्रैक्टिस सेट करेंगे, लगभग यह डिस्ट्रिक्ट को आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन हम दोबारा रिवीजन कराएँगे। तो अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है, तो इस तरह से तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दियासलाई प्रमुख उद्योग है। दियासलाई कहाँ का प्रमुख उद्योग है? आप जानते हैं कि दियासलाई जो है दोस्तों बरेली का एक प्रमुख उद्योग है। क्लियर? कहाँ का है? बरेली का। तो अब हम लोग बात करते हैं बरेली से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बरेली दोस्तों एक मंडल है, और बरेली मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो कौन-कौन से जिले आते हैं? दोस्तों याद हो, पता होना चाहिए हमको। एक तो आपका बरेली इसके अंतर्गत आता है। दूसरा आपका बदायूं, बदायूं किस मंडल के अंतर्गत आता है? बरेली के अंतर्गत आता है। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर जो है बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका पीलीभीत, पीलीभीत वही जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर? अगर दोस्तों बरेली का हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, तो आपका यहाँ का जरी जरदोजी,
जरी जरदोजी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पूछा जाए तो हॉकी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। ठीक, बरेली को दोस्तों हम लोग क्या कहा जाता है, बरेली को दोस्तों जो है सुरमा नगरी भी कहा जाता है। बरेली को क्या कहा जाता है, सुरमा नगरी कहा जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर जो है सुरमा उद्योग यहाँ का फेमस है। बरेली सुरमा उद्योग के लिए फेमस है। कत्था उद्योग भी यहाँ का प्रमुख एक उद्योग है। क्लियर? तो ये तो बरेली के उद्योग हो गए। दोस्तों बरेली में कुछ और जगह स्थान के नाम है, जैसे कि हम बात करें खान बहादुर खान की मजार। खान बहादुर खान की मजार कहाँ पर है? खान बहादुर खान की मजार जो है वो आपकी बरेली में, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर काला इमाम बाड़ा, काला इमाम बाड़ा कहाँ है? देखो एक तो बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा आप जानते हैं कहाँ पर है, वो तो आपका लखनऊ में, जिसे आसफुद्दौला जी ने बनवाया था। काला इमाम बाड़ा की अगर हम बात करें, काला इमाम बाड़ा, तो काला इमाम बाड़ा आपका बरेली में, याद रखेंगे सुरमा कैसा होता है, काला होता है, इसलिए काला इमाम बाड़ा बरेली का है। यहाँ पर पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है ये भी। पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपका बरेली में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बाकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका बरेली में है। यहाँ पर दोस्तों नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, कौन सा? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, है ना, मत्स्य के लिए यहाँ पर भी एक अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान मीट के लिए है, मांस के लिए, ठीक है। और एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है सेंट्रल एविएशन, सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी आपका बरेली में, और ये बरेली में कहाँ है? ये आपका इज्जत नगर में है। ठीक, इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय भी है। अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय, संग्रहालय। क्लियर? तो ये तो बरेली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। भाई अगर हम बात करें मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? मुरादाबाद दोस्तों आपका पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, इसलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर किस काम के लिए, किस उद्योग के लिए फेमस है? ये दोस्तों कागज उद्योग के लिए फेमस है, या कागज लुगदी के लिए फेमस है सहारनपुर। मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो मिर्जापुर में फेमस है कालीन उद्योग। कालीन उद्योग जो है वो आपका मिर्जापुर के लिए फेमस है। क्लियर? तो दियासलाई उद्योग के लिए बरेली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका झांसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच उत्तर प्रदेश में, बहराइच से याद रखेंगे कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ है आपका? कतरनिया घाट आपका बहराइच में है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे झांसी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे झांसी से जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगर हम दोस्तों झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी क्या है? झांसी एक मंडल है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, जिसमें से झांसी भी एक मंडल है, और झांसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले झांसी के अंतर्गत आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? एक आपका झांसी स्वयं, दूसरा आपका ललितपुर, ललितपुर, और तीसरा आपका जालौन। ठीक, जालौन, ललितपुर, झांसी, झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। ललितपुर वही है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? लिख लेंगे यहाँ पर, तीनों ओर से घिरा। कौन सा जिला है?
ललितपुर है। क्लियर? इतना इसको याद रखेंगे। बाकी झांसी में अगर हम लोग देखें, झांसी में आपका बरुआ सागर है। बरुआ सागर, बरुआ सागर कहाँ पर है? बरुआ सागर जो दोस्तों है वो आपका झांसी में, इस बात को याद रखेंगे। झांसी में फेल्सपार खनिज यहाँ पर पाया जाता है। ठीक। बाकी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई महल कहाँ पर है? रानी लक्ष्मीबाई महल आपका झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई महल कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है। झांसी में और क्या इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, मेहंदी बाग कहाँ पर है? मेहंदी बाग, मेहंदी बाग आपका झांसी में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा सुकवा डुकवा इंपॉर्टेंट है। सुकवा डुकवा, सुकवा डुकवा कहाँ पर है? सुकवा डुकवा जो है आपका झांसी में, इस बात को याद रखेंगे। झांसी का अगर आपसे पूछा जाए झांसी का पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम झांसी का क्या है, तो झांसी के अगर हम दोस्तों ओल्ड नेम की अगर बात करें तो बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम था। बलवंत नगर। क्लियर? झांसी का ओल्ड नेम क्या है? बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम है। इसके अलावा दोस्तों झांसी में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम दैनिक जागरण का प्रकाशन कहाँ से हुआ? सर्वप्रथम दैनिक जागरण का प्रकाशन कहाँ से हुआ? दैनिक जागरण, तो ये आपका झांसी से जो है सर्वप्रथम दैनिक जागरण का प्रकाशन हुआ। दैनिक जागरण आप जानते हैं कि एक न्यूज़पेपर है जिसका सर्वप्रथम कहाँ से प्रसारण हुआ? आपका दैनिक जागरण से, मतलब झांसी से हुआ, दैनिक जागरण से नहीं। अगर हम दोस्तों झांसी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? झांसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है सॉफ्ट खिलौने जो है यहाँ का, सॉफ्ट खिलौने, सॉफ्ट खिलौने यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पूछा जाए, झांसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो है वो दोस्तों आपका हॉकी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका झांसी में, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर ट्रांसफार्मर कारखाना है। ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बाकी दोस्तों यहाँ पर रानी महल संग्रहालय भी है। यहाँ पर एक संग्रहालय है जिसका नाम है रानी महल संग्रहालय। इधर साइड में देख लीजिए कॉर्नर में, रानी महल संग्रहालय कहाँ है? रानी महल संग्रहालय जो है वो आपका झांसी में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? सो भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान झांसी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो बना है आपका 25 अक्टूबर 2001 को इसका निर्माण किया गया था। क्लियर? और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में है। क्लियर? मथुरा की अगर हम बात करें, मथुरा किस नदी के किनारे है? मथुरा आपका दोस्तों यमुना नदी के किनारे है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम थोड़ा मथुरा को भी खंगालते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। मथुरा को भ्रमण करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकते हैं ये हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि नौह झील कहाँ है? नौह झील दोस्तों हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपको माइंड में क्वेश्चन क्लिक कराते हुए पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो टाइम लग रहा हो बट आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नौह झील कहाँ है? नौह झील, तो आप बताएंगे नौह झील तो मथुरा में है। नौह झील कहाँ है? मथुरा में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बताएंगे आप? मथुरा में बताएंगे। और मथुरा में ये किस जगह है? उस जगह का नाम है मखदूम। क्लियर? एकमात्र तेल रिफाइनरी, एकमात्र तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की कहाँ पर है? रिफाइनरी। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में एक ही ऑयल रिफाइनरी है, वो कहाँ पर है? आपका मथुरा में, इस बात को याद रखेंगे। मथुरा में दोस्तों हरिदास जयंती हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में? ये आपका मथुरा में मनाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि मुड़िया मेला कहाँ लगता है? अगर दोस्तों मुड़िया मेला की अगर बात करें, तो मुड़िया मेला आपका मथुरा में लगता है, और मथुरा में भी कहाँ? वृंदावन में लगता है। मुड़िया मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ है? तो यदि आपसे पूछा जाए एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ है, तो आप बताएंगे मथुरा में है। तो मथुरा में दोस्तों एलिफेंट है हॉस्पिटल भी है। एलिफेंट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? हॉस्पिटल ये आपका मथुरा में है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाएगा कि भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भगवत गीता अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, तो आप बताएंगे ये मथुरा में है। तो भगवत गीता अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपका मथुरा में, इस बात को बताएंगे। क्लियर? दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में एक ही जैन संग्रहालय है, वो कहाँ पर है? वो आपका मथुरा में है। तो यहाँ पर कौन सा संग्रहालय है? जैन संग्रहालय। क्लियर? तो जैन संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में। ये ओनली ओनली मतलब उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय मथुरा में है, और ये 2003 में इसको बनाया गया था। ठीक है? बाकी पेड़ा नगरी इसको कहा जाता है। पेड़ा नगरी मथुरा को पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? यहाँ का उद्योग फेमस है पेंटिंग्स उद्योग के लिए फेमस है मथुरा। क्लियर? और यहाँ पर दोस्तों हमने बताया था कि प्राचीन इतिहास में भारत में टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। तो मथुरा एक और महाजनपद उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है सूरसेन। क्लियर? सूरसेन क्या था? सूरसेन एक महाजनपद है, महाजनपद। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था का आचरित करता है? कह रहा है कि इनमें से किस जनजाति में बहुविवाह प्रथा आचरित है? तो दोस्तों जौनसारी में जो है बहुविवाह व्यवस्था है। क्लियर? जौनसारी जो हैं वो संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। ये एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसमें बहुविवाह प्रथा है। ये किस प्रकार का है? ये क्या महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है? तो जौनसारी जो है पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर होती है। क्लियर? बाकी हम जनजातियों की अगर हम बात करें, जनजाति, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि इंडिया की टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1.09% जनसंख्या निवास करती है। किसका? भारत का। भारत की जनसंख्या का 1.09% जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। क्लियर? इसके अलावा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करती है? तो 0.6% जनजाति निवास करती है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना परसेंट जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है? 0.6% जो है उत्तर प्रदेश का निवास करती है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों जनजाति की अगर बात करें तो सबसे बड़ा समूह उत्तर प्रदेश में जनजाति का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ये आपका गोंड है। क्लियर? गोंड समूह जो है सबसे ज्यादा एसटी निवास करती है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति
कहाँ पर निवास करती है? ये आपका दोस्तों सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, इंपॉर्टेंट है, पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? क्लियर? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क जो है वो शामली में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? शामली में। इंपॉर्टेंट है, करेंट क्वेश्चन। क्लियर? शामली डिस्ट्रिक्ट है, शामली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला जो है वो आपका शामली है। ये भी इंपॉर्टेंट है। शामली कब बना? शामली जिला पहले तो था नहीं। तो दोस्तों 28/9/2011 को शामली जिला को सृजित किया गया था। और ये किस राज्य जिले से अलग होकर बना था? ये मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना। मुजफ्फरनगर से अलग होकर शामली को बनाया गया था। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कृषि भारत 2024 जो है वो आपका लखनऊ में किया गया। और इसमें पूछा जाता है कि भागीदार देश कौन सा था? भागीदार देश अगर पूछा जाए तो दोस्तों नीदरलैंड, नीदरलैंड जो था इस मेले में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ था। क्लियर? नीदरलैंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी लखनऊ तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना, आप जानते हैं कि सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली सोनभद्र में है। तो ये परियोजना भी कहाँ होगी? सोनभद्र में होगी। और सोनभद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की एक योजना है। क्लियर? और ये है कहाँ का? ये आपका सोनभद्र में है, सोनभद्र। क्लियर? और सोनभद्र आप जानते हैं कि एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्लियर? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य कौन-कौन से हैं? अपने आप मन में क्लिक कीजिए। एमपी, झारखंड याद करा देंगे, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार। क्लियर? ये तो याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर रेणुकूट है। रेणुकूट जगह है जहाँ पर क्या है? जहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्री है। ठीक, ये याद रखेंगे। यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भी है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, वल्लभ पंत जलाशय और डैम भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पर है? ये किस नदी पर है? ये आपका रिहंद नदी पर है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ से? और सोनभद्र से रिलेटेड पॉइंट था यहाँ पर। सीमेंट कारखाना भी है यहाँ पर। सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना और किस जगह? चुर्क एवं डला, चुर्क एवं डला यहाँ पर है। बाकी सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम, उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम जो है वो सोनभद्र में ही है। उस ग्राम का नाम है बेलहत्ती ग्राम, बेलहत्ती ग्राम। क्लियर? बेलहत्ती ग्राम। और ये बेलहत्ती ग्राम है कहाँ पर? ये आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि समय को अपनी समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, क्लियर, के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक जो हैं दोस्तों अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह जो हैं झीनी झीनी बीनी बदरिया, तो सॉरी चदरिया के लेखक हैं।
क्लियर? और बनारस के और ये किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? ये किस बात पर संबंधित है? दोस्तों ये बनारस के बुनकरों पर संबंधित है, बुनकरों, क्लियर? तो बनारस के बुनकरों से संबंधित ये उपन्यास है, झिनी झिनी बिनी चितरिया, क्लियर? सो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है, ये यहाँ पर पूछा है। दोस्तों यमुना एक्सप्रेस जो है ये आगरा को जोड़ता है ग्रेटर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा, क्लियर? आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई एक्सप्रेस वे की ज्यादातर पूछी जाती है, तो इस एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है वो 165.537 किलोमीटर है, क्लियर? 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेस वे है, तो ये आगरा और नोएडा को जोड़ता है, क्लियर? अगर हम दोस्तों बात करें टोटल उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से टोटल कितने हाईवे गुजरते हैं नेशनल हाईवे की अगर बात करें, तो दोस्तों 89 नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से पास होते हैं, ठीक? तो नेशनल हाईवे के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ठीक? नेशनल हाईवे के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, क्लियर? उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है वो है आपका NH-19, ठीक? NH-19 जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर हम और नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि यमुना एक्सप्रेस वे, क्लियर? इसको थोड़ा हम मिनिमाइज करते हैं थोड़ी जगह बनाने के लिए, क्लियर? इसको किया हम लोगों ने साइड में। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ और हाईवे हैं जिसकी लंबाई पूछी जाती है, जैसे कि हम बात करें गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे किसको जोड़ता है? गंगा एक्सप्रेस जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है गंगा एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 593.947 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, क्लियर? और इसकी लंबाई जो है वो 340.824 किलोमीटर है। गाजीपुर वही है जहाँ पर कॉर्नवालिस की समाधि है, इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ पर है? वो आपकी गाजीपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि धातु की कला हो, रंगीन तामचीनी या जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है आपका मुरादाबाद, क्लियर? मुरादाबाद वही जिसे हम पीतल नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है, क्लियर? मुरादाबाद की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, मुरादाबाद, मुरादाबाद को भी हम लोग छानबीन करते हैं, क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट निकाल सकते हैं। दोस्तों मुरादाबाद क्या है? मुरादाबाद एक आपका मंडल है, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में मुरादाबाद भी एक मंडल है और इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद के अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं, जिनमें से आपका स्वयं मुरादाबाद, रामपुर, ये सभी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले हैं। बिजनौर, बिजनौर वही जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अमरोहा और आपका संबल, ठीक? संबल किस मंडल के अंतर्गत आता है? अमरोहा किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये आपके मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर?
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में एक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय था, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, क्लियर, राज्य विश्वविद्यालय है यहाँ पर, इसका नाम चेंज हो गया है, नाम इसका क्या हुआ है, बदल गया है, बदल गया, ठीक, इसका नाम चेंज हो गया और नाम चेंज होकर क्या नाम हो गया है, तो गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है, गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, क्लियर। तो पूछा जा सकता है कि गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे मुरादाबाद में है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर गजरौला पर्यटन स्थल है जिसका नाम है गजरौला, गजरौला पर्यटन स्थल कहाँ है, आपका मुरादाबाद में। इसके बाद तिगरी धाम, ये इंपॉर्टेंट है, तिगरी धाम कहाँ है, तिगरी धाम जो दोस्तों मुरादाबाद में। मुरादाबाद को बर्तनों का शहर भी कहा जाता है, बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है, मुरादाबाद को। इसके अलावा पीतल नगरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ मुरादाबाद से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। खुर्जा की अगर हम बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर, आपका खुर्जा में। खुर्जा कहाँ है, खुर्जा तो जो है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। बुलंदशहर की अगर हम बात करें, यहाँ पर नरौरा नाम की एक जगह भी है जहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, ऊर्जा केंद्र या संयंत्र कहाँ पर है, नरौरा में। नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर में। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि इकलास खां का मकबरा, इंपॉर्टेंट है, इकलास खां का मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इकलास खां का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, आपका बदायूं में, इंपॉर्टेंट है, बदायूं में इकलास खां का मकबरा है। इसके अलावा दोस्तों बदायूं में क्या और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यहाँ पर कुछ जन्म हुए हैं फेमस व्यक्तियों की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म पूछा जाए तो कहाँ पर बताएंगे, आप बदायूं में बताएंगे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है, बदायूं में हुआ है। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म कहाँ हुआ है, ये भी आपका बदायूं में हुआ है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि हरदौल कथा विशेष रूप से किसके लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ये जो हरदौल गीत हैं, हरदौल गीत पूछा जा रहा है, हरदौल गीत क्यों फेमस है। तो दोस्तों पहले तो ये पता होना चाहिए कि हरदौल गीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के हैं। दोस्तों हरदौल गीत जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक, ये इस गीत के लोकगीत हैं, बुंदेलखंड के ये लोकगीत हैं, ठीक है। तो कहाँ के लोकगीत हैं, ये बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। ये हरदौल जो है, हरदौल जी की अगर हम बात करें, हरदौल बेटे हैं किनके, ये वीर सिंह बुंदेला के बेटे हैं, हरदौल वीर सिंह बुंदेला के बेटे हैं, बुंदेला, क्लियर। तो वीर सिंह बुंदेला के बेटे हैं हरदौल। और ये फेमस क्यों हैं, ये गीत फेमस क्यों हैं, इन गीतों के फेमस होने का रीजन क्या है। दोस्तों ये जो हरदौल हैं वो अपने श्रेष्ठतम गुण, श्रेष्ठतम गुण एवं अपनी भाभी, अपनी भाभी के सतीत्व की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए थे, सतीत्व के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए थे, अपने प्राण न्यौछावर किए थे, ठीक है। इसलिए जो है इनके गीतों को गाया जाता है हरदौल, हरदौला गीत, ठीक, हरदौल गीत हो गया यहाँ पर। तो ये बुंदेलखंड का एक गीत है, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की 19 की तरफ।
प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। क्लियर? देखो, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को पहले 1937 से संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा था, इस बात को याद रखेंगे। संयुक्त प्रांत कब से कहा जाने लगा था? ठीक, उत्तर प्रदेश के कई नाम रहे हैं, तो 1937 से संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, प्रांत होगा यहाँ पर। ठीक, फिर आगे चलकर क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर पड़ गया उत्तर प्रदेश। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। इसलिए 24 जनवरी को जो है हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है? तो इस टाइम पूछा है कि इस टाइम इसके बीच में आजादी से पहले तक, संयुक्त प्रांत बनने तक उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल हैं, 1937 से अगर पूछ रहा है ना, 1937 से के बाद जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके बने हॉर्मुसजी फिरोज शाह मोदी। फिरोज शाह मोदी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो बने हैं, वो आपके बने हैं फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। क्लियर? और ये सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। ठीक, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, और ये कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक राज्यपाल बनी। दोस्तों, सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें, इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। ठीक, नाइटिंगेल भी कहा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि 24 नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में संभल में हुई 2 नवंबर 2024 में संभल में एक जो घटना हुई थी, उस हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा हैं। इसके अलावा इसमें 2 सदस्य कौन-कौन हैं? अमित मोहन प्रसाद हैं इसके सदस्य, अमित मोहन प्रसाद, और तीसरे हैं अरविंद कुमार जैन, और देवेंद्र कुमार अरोड़ा जो हैं वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। क्लियर? तो दोस्तों, ये हमारे द्वारा कराए गए 20 प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फिर हम कहना चाहते हैं, आप नोट्स प्रॉपर बनाएं। 1-2 वीडियो में बनाने पड़ेंगे, फिर आपको बार-बार वही चीजें मल्टीपल करते रहेंगे, बार-बार नहीं लिखना पड़ेगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।